स्वदेशी को अपनाने का एक व्रत लेते हैं। मेरे तन में, मन में, विचारों में, हृदय में, भाव में स्वदेशी का पूर्ण आग्रह रहेगा, स्वदेशी का पूर्ण व्रत। यह व्रत लिया था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, यह संकल्प किया था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और स्वदेशी के लिए, स्वराज्य के लिए अपने जीवन को समर्पित किया था महात्मा गांधी ने। गुरु राम सिंह से लेकर के महर्षि दयानंद से लेकर के हम अपने तमाम क्रांतिवीरों को देखते हैं। योगी आज के युग के महामानव श्री अरविंद घोष से लेकर के हम तमाम अपने संतों को, अपने महापुरुषों को, क्रांतिवीरों को देखते हैं तो वो स्वदेशी के लिए ही जिए थे और स्वदेश के लिए उन्होंने अपने जीवन के सर्वोच्च बलिदान दिए थे। तो ये संकल्प हमारा, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा वतन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र देखते हैं आप सामने। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर की जेल में बैठकर के पंक्तियां लिखी थी। क्या पंक्तियां थी? तन में बसन स्वदेशी। हमारे तन पर, हमारे बेडरूम से लेकर के हमारे बाथरूम तक, रसोई घर तक, हमारे घर से लेकर के ऑफिस तक, और हमारे सिर से लेकर के एड़ी तक, एड़ी से लेकर के चोटी तक, हमारे इस शरीर से लेकर के, क्षेत्र से लेकर के हमारे खेत तक हम स्वदेशी का ही प्रयोग करेंगे। ये संकल्प, और ये संकल्प हमारे क्रांतिवीरों का था, ये संकल्प हमारे महापुरुषों का था, और इस संकल्प में जीने का व्रत आज हम लेते हैं। और जो भी देशभक्त, संवेदनशील, जागरूक भाई बहन हैं, वो इसी संकल्प के साथ अब जिएंगे तो हम सच में देश को बहुत उत्कर्ष तक, ऊंचाई तक लेकर के जाएंगे। आइए गाते हैं। तन में बसन स्वदेशी, मन में लगन स्वदेशी, तन में बसन स्वदेशी, मन में लगन स्वदेशी, फिर हो भवन भवन में, फिर हो भवन भवन में विस्तार हो स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी। स्वदेशी का व्रत हर भारतीय, हर देशभक्त, हर देश के सजग और जागरूक भाई बहन को लेना है। हम अनजाने में ही देश का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, हम अनजाने में ही देश को कमजोर बनाते हैं। देश की सबसे बड़ी ताकत उसकी आर्थिक शक्ति होती है। हम यदि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो सबसे बड़ी इस देश की आर्थिक हानि होती है, और देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर पड़ता है, देश दरिद्र होता है, देश की साधनों पर, देश की संपत्ति पर, देश की प्रतिभाओं पर दूसरे देशों का अधिकार हो जाता है, तो इससे देश कमजोर पड़ता है। हम अपने नित्य प्रयोग की वस्तुएं हों, हमारे घर में, ऑफिस में, दुकान में, मकान में, हमारी ज़िंदगी में जो भी हम कुछ प्रयोग कर रहे हो, हमारी पेन से लेकर के, हमारी घड़ी से लेकर के, हमारे टूथपेस्ट से लेकर के, साबुन से लेकर के, कपड़ों से लेकर के, जूते चप्पल से लेकर के, जो भी हम विदेशी सामान जो हम प्रयोग में लाते हैं, विदेशी वस्त्र हम प्रयोग में लाते हैं, इससे देश का प्रति वर्ष, जो अभी वर्ष 2008-9 के आंकड़े हैं उसके अनुसार लगभग 2,32,000 करोड़ रुपए का, ये तो
ओन पेपर ओन रिकॉर्ड, जो नंबर 1 में वो लोग सामान बेचते हैं और उससे देश का धन लूटते हैं, उसके आंकड़े हैं। और अपने देश में अपने स्वदेशी उद्योगों के प्रति सरकार का ध्यान न होने से, स्वदेशी अर्थव्यवस्था न होने से करीब 6,75,000 करोड़ रुपए का हम बाहर से सामान खरीदते हैं। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का दवाओं पर खर्चा होता है। यदि हम स्वदेशी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाते और अपने जो ग्रामीण उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनको मजबूत बनाते, तो हम अपने पड़ोसी देश कम से कम चीन का ही उदाहरण अपने आंखों के सामने रखते, तो भी हम करीब हर वर्ष 8 से 10 लाख करोड़ रुपए का अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते थे, पूरे विश्व बाजार में अपनी वस्तुएं बेच सकते थे। हमारे पास वो सामर्थ्य है, तो हम कम से कम 8-10 लाख करोड़ रुपए का देश को आर्थिक अतिरिक्त योगदान दे सकते थे। और गाँव की समृद्धि के प्रति हमारा ध्यान होता, स्वदेशी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति, तो हम कम से कम 5 से 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त अन्न पैदा कर सकते थे। इस तरह से यदि स्वदेशी अर्थव्यवस्था का आर्थिक मूल्यांकन किया जाए तो करीब 25 से 30 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष हम देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान दे सकते हैं। यह हमारे देश के नेतृत्व के, हमारे देश के रहनुमाओं के, हमारे देश के नीति निर्धारकों की दरअसल ये बात समझ में आती ही नहीं है, और इसी कारण से देश का आज तक आर्थिक दोहन होता रहा। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप विचार कीजिए कि प्रति वर्ष यदि देश में 25 लाख करोड़ रुपए आता है तो उससे देश कितना मजबूत बनता है। और हर वर्ष जाने अनजाने आज हमारे देश का लगभग 20 लाख करोड़ रुपए बाहर जा रहा है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से विदेशी कंपनियों के हाथों में। अपने देश के संसाधनों को, देश की संपत्ति को, देश के वैभव को हम लुटा रहे हैं, तो फिर हमारी आज़ादी का अर्थ क्या रह गया। और हम यदि विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उससे जो पैसा मिलता है वो विदेशी कंपनियों को मिलता है। विदेशी कंपनियां कभी भी अपना देश का हित नहीं करती हैं। जो ये गलत हमें तर्क दिए जाते हैं, हमें बहकाया जाता है, भ्रमित किया जाता है, और एक पूरे षड्यंत्र के तहत पूरे देश के अंदर कुछ अफवाहों को फैलाया जाता है, गलत बातों का प्रचार किया जाता है कि विदेशी कंपनी आएंगी, फॉरेन करेंसी हमारे देश के अंदर आएगी, वो आएंगी तो हमारे यहाँ देश में रोजगार बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगी, इससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ये सारी की सारी निराधार झूठी बातें हैं और एक पूरे षड्यंत्र के तहत इन बातों का प्रचार किया जाता है और देश को लूटने के लिए विदेशी हाथों में सौंप दिया जाता है। ये पूरे के पूरे तथ्य और आंकड़ों के साथ इन बातों के आपके बीच में रखा जाएगा कि विदेशी कंपनियां कितनी पूंजी लेकर के आई और कितनी पूंजी अनुमानित वो लूट करके लेके गई। उनके आने से कितने भारत के लोग बेरोजगार हुए, कितनी टेक्नोलॉजी वो हमारे यहाँ पर लेकर के आई। टेक्नोलॉजी विदेशियों ने हमको दी, अपने देश के लोगों ने ही अपने देश में विकसित की, चाहे वो सुपर कंप्यूटर की बात थी या सैटेलाइट की बात थी या चंद्रयान की बात थी या परमाणु बम की बात थी। हमने टेक्नोलॉजी विदेशों से हासिल की, अपने देश के लोगों ने विकसित की और विदेशों में भी हमारे देश के लोग ही विकसित कर रहे हैं। और विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर निर्यात बढ़ाती हैं या निर्यात को घटाती हैं। और एक मैं बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही शर्मनाक बात, और अनजाने में जिसको हम अंजाम दे रहे हैं, कर रहे हैं, कि हम जो विदेशी वस्तुएं खरीदते हैं उससे देश का पैसा बाहर जाता है। देश का पैसा बाहर भेजना ये देश के साथ वफादारी नहीं, देश के साथ गद्दारी है। तो हम यदि विदेशी सामान हम प्रयोग में लाते हैं, विदेशी भेषज प्रयोग में लाते हैं, इस सब से देश का पैसा देश के बाहर जाता है। और देश का पैसा देश से बाहर भेजना ये देश के साथ, मैंने कहा, वफादारी नहीं, देश के साथ में क्या है, गद्दारी है। तो हम एक संकल्प लेंगे कि हम अनजाने में भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। ये देश के लोगों को समझाएंगे कि जो हम विदेशी वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं ये देश के साथ में बहुत बड़ा हम धोखा कर रहे हैं, देश के साथ में हम बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। कम से कम हम ऐसा तो काम करें कि आने वाली पीढ़ियां हमें देश के गद्दारों में नहीं, देश के वफादारों के रूप में हमको याद करें। ऐसा हमको कुछ करना है और ये संकल्प देश के करोड़ों लोगों में हमको जगाना है। स्वदेशी मात्र वस्तु या स्वदेशी वस्त्र ही नहीं, स्वदेशी एक बहुत बड़ा विचार है, एक बहुत बड़ा चिंतन है। स्वदेशी को अपनाने के पीछे हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, स्वदेशी को अपनाने के पीछे हमारा कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है, कोई हठ नहीं है।
स्वदेशी को अपनाने के पीछे हमारा किसी कंपनियों के साथ में कोई टकराव, कोई हमारी तकरार नहीं है। स्वदेशी के पीछे हमारा कोई अज्ञान नहीं है कि हम अज्ञान के वशीभूत होकर के या अंधानुकरण कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज स्वदेशी का प्रयोग करते थे इसलिए हमको करना है, बल्कि स्वदेशी का प्रयोग, उसके पीछे हमारे तर्क हैं, उसके पीछे देशहित की भावना है, उसके पीछे इस राष्ट्रहित की भावना ही नहीं, एक आम गरीब का दर्द है, वो पीड़ा है। और ये सारा का सारा दर्शन आज आपके सामने हम रखेंगे। और एक अंतिम आग्रह मेरा, जो विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करता है वो गर्व की बात नहीं, वो शर्म की बात है। पूरे देश में ऐसा एक विचार पैदा होना चाहिए। मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग के लोग एक व्रत कर लें कि हमें स्वदेशी का व्रत ही करना। महात्मा गांधी के उस जमाने में ऐसा हुआ था कि बड़े लोगों ने आग्रहपूर्वक स्वदेशी का व्रत लिया था और तमाम विदेशी चीजों का बहिष्कार किया था। मुझे लगता है फिर से उसी संकल्प की आवश्यकता है। आज हम अपने पैरों में बाटा के जूते चप्पल ना पहने। इस स्वदेशी के व्रत को, इस स्वदेशी के आंदोलन को हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाना है। स्वदेशी का संकल्प जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, गांव गांव तक पहुंचे और पूरा देश 100% स्वदेशीमय हो जाए, ऐसा संकल्प हमें लेकर के जाना है। आज हम कहने को स्वतंत्र हैं, कहने को हम अपने देश में जी रहे हैं, लेकिन हमारा अपना क्या है? अपनी भाषा, अपनी भेषज, अपने न्याय व्यवस्था, अपनी शिक्षा व्यवस्था, अपनी चिकित्सा व्यवस्था, क्या है अपना? सब कुछ तो हमारा तन मन विचार भाव संस्कार सब कुछ विदेशियों जैसा है। तो फिर कहाँ हम भारतीय कहलाएं? गर्व से को हम भारतीय हैं। अरे गर्व से तो तब कौन हो जब अपनी भाषा हो, अपनी भेषज हो, अपनी भूषा हो, अपना भजन हो। भजन भी हमारे विदेशी, भेषज भी हमारी विदेशी, वेशभूषा हमारी विदेशी, जूते चप्पल हमारी विदेशी, टूथपेस्ट हमारी विदेशी, सब कुछ विदेशी विदेशी विदेशी। ये बात इस पूरे देश को समझाएंगे और मैं पूरा भरोसा रखता हूँ पतंजलि योगपीठ परिवार के तमाम योग शिक्षक भाई बहन और इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए ही नहीं, जो नहीं भी जुड़ पाए प्रत्यक्ष रूप से सदस्य आदि के रूप में, जो भी भारत माता से प्रेम करते हैं, उन स्वदेश से प्रेम करने वाले, राष्ट्र से प्रेम करने वाले, देश को सबसे बड़ा और ऊंचा दर्जे पर देखने वाले, उन सभी भाई बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि एक व्रत लें कि 100% हमें स्वदेशी का ही प्रयोग करना है। ये व्रत और क्यों करना है? इसके पीछे राष्ट्रहित की भावना है, इसके पीछे वैज्ञानिक पृष्ठभूमि है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा अतीत का दर्द है और भविष्य की एक बहुत बड़ी चिंता, बहुत बड़ा संकल्प। और देश के लोगों को हम समझाएंगे तो समझ में आएगी। जब मुझे समझ में आई ये बात, तब मैंने विवेकपूर्वक स्वदेशी को स्वीकार किया था। ऐसे बहकावे में आकर के नहीं, अज्ञान में इस बात को स्वीकार नहीं किया था। हठ दुराग्रह से, अहंकार या स्वार्थ से वशीभूत होकर के इस बात को स्वीकार नहीं किया था। और अब तो आपको आश्रम के इतने सुंदर उत्पाद मिल गए हैं, आश्रम के बने हुए जो उत्पाद हैं, पहली बात तो इसमें गुणवत्ता पूरी है, चाहे वो साबुन हो शैम्पू हो। लेकिन इसकी अगली बात एक और है कि इससे होने वाला जो लाभांश का प्रयोग है वो 100% राष्ट्रहित के लिए प्रयोग में लाया जाता है, वैयक्तिक हितों के लिए उसका प्रयोग में नहीं लाया जाता है। ये एक बड़ी बात है। ये कोई दूसरी स्वदेशी कंपनियां भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उनको अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान चलाने, उनको और ज़्यादा अपने उद्योगों का विस्तार देना, और ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। मैं उसमें कोई दोष भी नहीं मानता, क्योंकि हमने अपनी पूरी जिंदगी को राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। इसलिए हमने इस अभियान को राष्ट्र सेवा के रूप में लिया है। लेकिन जो व्यापार कर रहे हैं मेरे देश के भाई बहन, वो भी इस देश की समृद्धि के लिए ही काम कर रहे हैं और उद्योग हमारे विकास के मंदिर हैं। इसलिए आश्रम से तुलना करके सबको नहीं देखना चाहिए। जो भी स्वदेशी उद्योग हैं उनको हमें पूर्ण सम्मान के साथ देखना चाहिए। और हम एक स्वदेशी उद्योगों की इतनी बड़ी ताकत हम बढ़ाना चाहते हैं इस देश में कि सभी क्षेत्रों से विदेशी कंपनियां मुंह की खाएं, वो पराजित होकर के ऐसे ही भारत छोड़ करके जाएं जैसे रात को 12 बजे अंग्रेज भारत छोड़ करके भागे थे। इस तरह का एक विचार, एक जज्बा इस देश में हमको पैदा करना है। यही विचार आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे भाई राजीव जी।
जो स्वदेशी के ऊपर वर्षों से अध्ययन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। और मुझे लगता है हम पूरे देश के लोगों को तथ्यों के साथ में, तर्क के साथ में अपनी बातों को समझाएंगे। और जब हम तर्क के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बात को रखेंगे देश हित की भावना से देश के लोगों के सामने, तो निश्चित रूप से देश के लोग स्वदेशी को अपनाएंगे और हम देश को बचा पाएंगे। करोड़ों लोग हम इस देश में पैदा करेंगे जो भेषज में, भाषा में, भूषा में, भजन में, भोजन में 100% स्वदेशी को अपनाएंगे और स्वदेशी को अपना करके इस देश को हम बचाएंगे। नहीं तो ये विकासशील और गरीब देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा, उनके संपूर्ण संसाधनों और संपत्ति पर विदेशी कंपनियां कब्जा करके उनको आर्थिक गुलामी, क्योंकि अलग अलग तरीके होते हैं अपने अपने युग में देशों को गुलाम बनाने के, तो आज देश को जो गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, हम इस देश की आज़ादी को किसी भी कीमत पर मिटने नहीं देंगे। ये संकल्प है हमारा। मैं भाई राजीव जी को आगे के उद्बोधन के लिए कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस तरह से विदेशी कंपनियां षड्यंत्र रच करके देश को लूटती हैं, बर्बाद करती हैं, तबाह करती हैं और गुलाम बना करके छोड़ देती हैं, और उस देश के अंदर फिर किसी भी तरह का स्वाभिमान फिर बसता नहीं है। तो विदेशी कंपनियों के लूट के षड्यंत्र के बारे में पूरे तथ्य और आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक तर्क के साथ में और तथ्यों के साथ में अपनी बात रखेंगे भाई राजीव जी। आज मैं आपके सामने भारत देश में विदेशी कंपनियों की लूट और उसका विकल्प स्वदेशी, इस विषय पर कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े, कुछ जानकारियां और कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा। हमारे भारत देश में इस समय तो लगभग 5000 विदेशी कंपनियां पूरे भारत देश में व्यापार कर रही हैं। इनमें से कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो सीधे अपनी शाखा स्थापित करके भारत में व्यापार कर रही हैं। कुछ विदेशी कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार कर रही हैं। सीधे व्यापार करने वाली कुछ कंपनियां हैं, जैसे पेप्सी कोला है, कोका कोला है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, रैकेट एंड कोलमैन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, सीबक आएगी है, नोवार्टिस है, हिंदुस्तान लीवर है। ये सारी कंपनियां सीधे व्यापार करती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो भारतीय कंपनियों के साथ समझौता करके व्यापार करती हैं, और कुछ कंपनियां हैं जो सीधे काम करती हैं। और समझौते दो तरह के होते हैं। एक तो कुछ कंपनियां तकनीकी रूप से समझौते करती हैं भारत में, और कुछ कंपनियां वित्तीय रूप से समझौते करती हैं, पूंजी के आधार पर समझौते करती हैं। तो सीधे काम करने वाली, समझौता करके काम करने वाली कुल कंपनियों की संख्या लगभग 5000 है। इन कंपनियों को हमारे देश में बुलाया गया है, बाकायदा इनको निमंत्रण दिया गया है। इन कंपनियों के लिए हमारी सरकारों ने लाल कालीन बिछाया है और इनका ऐसे स्वागत किया है जैसे कभी भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे कुछ राजा महाराजाओं ने स्वागत किया था। सरकार को जब ये कहा जाता है कि आप इन विदेशी कंपनियों को क्यों बुला रहे हैं, जबकि हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि गलती से हमने 17वीं शताब्दी में एक विदेशी ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लिया था और हम 200-250 साल के लिए गुलाम हो गए थे। अब आज़ादी के 62-63 वर्षों के बाद 5000 से ज़्यादा कंपनियों को बुलाना क्या देश की आज़ादी को गिरवी रखने जैसा नहीं है? क्या हमारी देश की आज़ादी के साथ कोई समझौता तो नहीं हो रहा है? क्या हमारी देश की आज़ादी खतरे में तो नहीं पड़ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर हम दोबारा से गुलाम हो जाएं उन देशों के जिनसे मुश्किल से हम 1947 में आज़ाद हुए? तो सरकारों के सामने जब ये तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि आखिर आप इन विदेशी कंपनियों को बुला क्यों रहे हैं, क्या ज़रूरत है इनकी? क्या हम भारतवासी अपना विकास खुद नहीं कर सकते? क्या हमारे पास पूंजी की बहुत कमी है? क्या हमारे पास तकनीकी नहीं है? क्या हमारे पास श्रम शक्ति नहीं है? ऐसी कौन सी कमी भारत में है जो हम विदेशी कंपनियों को बुला रहे हैं? तो सरकार की तरफ से 4 उत्तर दिए जाते हैं, 4 तर्क दिए जाते हैं। सबसे पहला तर्क हमारी सरकार देती है कि जब विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो इनके आने से पूंजी आती है, इनके आने से पैसा आता है, और भारत को पूंजी की ज़रूरत है, इसलिए विदेशी कंपनियों को बुलाया जाता है।
फिर दूसरा तर्क हमारी सरकार ये देती है कि जब ये विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं तो भारत का निर्यात बढ़ता है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ता है, क्योंकि कई सारी विदेशी कंपनियां भारत सरकार से जो समझौता करती हैं वो निर्यात का समझौता होता है, एक्सपोर्ट का समझौता करते हैं। तो सरकार का ऐसा कहना है कि इन कंपनियों के आने से भारत का निर्यात बहुत अधिक बढ़ सकता है। और तीसरा तर्क भारत सरकार का ये है कि जब ये विदेशी कंपनियां आती हैं और हमारे देश में इनके कारखाने लगते हैं तो उन कारखानों में लोगों को रोजगार मिलता है, काम मिलता है, और लोगों को रोजगार और काम मिलने से गरीबी कम होती है, बेकारी कम होती है। ये तीसरा तर्क है। और चौथा और आखिरी तर्क है हमारी सरकार का, जो सबसे बड़ी ताकत से सरकार हमारे सामने प्रस्तुत करती है, वो ये कि जब भी विदेशी कंपनियां आती हैं तो हमारे देश में तकनीकी आती है, टेक्नोलॉजी आती है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि विदेशी कंपनी आती है तो पूंजी आती है, और सरकार के जो दस्तावेज हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप जानते हैं सबसे अधिक दस्तावेज हैं विदेशी कंपनियों के बारे में। फिर हमारे देश में जो मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्थाएं हैं, जैसे एक विदेश व्यापार मंत्रालय हमारे देश में है, उनका एक विदेश व्यापार निगम है, उसके कुछ दस्तावेज हैं, उसके कुछ आंकड़े हैं। फिर हमारे देश की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री है, जो उद्योग मंत्रालय है हमारे देश का, वाणिज्य मंत्रालय है, उसके कुछ आंकड़े हैं, और वित्त मंत्रालय के कुछ आंकड़े हैं। उन आंकड़ों के आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो चित्र बिल्कुल दूसरा ही दिखाई देता है। और वो चित्र ये दिखाई देता है कि विदेशी कंपनी भारत में आकर पूंजी नहीं लाती है, विदेशी कंपनी भारत से पूंजी लेकर जाती है। आप जरा एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करें कि कोई कंपनी अपने देश की पूंजी भारत में क्यों लाएगी? क्या वो मूर्ख हैं? अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आएगी तो जान लीजिए वो अपनी पूंजी लेके नहीं आएंगे, यहाँ से पूंजी अमेरिका ले जाने के लिए आएंगे, क्योंकि इसीलिए वो बनाए गए हैं, इसीलिए उनकी रचना की गई। ऐसे ही यूरोप के देशों से कोई कंपनी यहाँ पूंजी लेके नहीं आएगी, यहाँ से पूंजी लेकर वो यूरोप में जाएगी। मैंने जिन 5000 विदेशी कंपनियों का पिछले दिनों अध्ययन किया, उससे एक बात समझ में आई, वो आप सबको बताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है, उसने 50 रुपये भारत में निवेश कर दिया 2009 में, तो ठीक एक साल के बाद 2010 में उस कंपनी की बैलेंस शीट जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि उसने हर 50 रुपये पर 150 रुपये यहाँ से कमा के अमेरिका को भेज दिया। $1 यहाँ लाया और $3 वो यहाँ से लेकर चले गए। 1991, 92, 92, 93, 93, 94 हर साल की मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े इकट्ठे करता रहा कि एक साल में कितनी पूंजी आती है। मान लीजिए एक साल में कभी 20,000 करोड़ रुपए की पूंजी आई, तो उसी साल में 60,000 करोड़ की पूंजी यहाँ से चली गई। एक साल में मैं आंकड़े देखता हूँ 25,000 करोड़ की पूंजी आई, तो उसी साल में 75,000 करोड़ की पूंजी यहाँ से चली गई। एक साल में पता चला 30,000 करोड़ की पूंजी आई, तो उसी साल में 90,000 करोड़ की पूंजी यहाँ से चली गई, ठीक एक साल के बाद। तो ऐसी स्थिति हमारे देश में है। तो ज़्यादा हमारे देश में पूंजी आती नहीं है, ज़्यादा यहाँ से पूंजी चली जाती है। एक एक साल के आंकड़े निकाले मैंने, और फिर इकट्ठे 15-16 साल के आंकड़े मैंने निकाले, तो पता चल रहा है कि $1 अगर आ रहा है, $3 से $4, कभी कभी तो $5 उसी साल में यहाँ से वापस जा रहा है। अब इसमें और एक महत्व की बात है कि अपनी पूंजी वो लगाते हैं, एक साल में ही उसका 3 गुना कमा लेते हैं, और उसके अगले अगले सालों तक 10 साल, 15 साल, 20 साल तक बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी पूंजी निवेश के वो यहाँ से करोड़ों डॉलर कमाते रहते हैं। दूसरी एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं, वो ये कि जब भी कोई विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लाती है तो आपको सुनकर हैरानी होगी कि वो अपने साथ बहुत थोड़ी सी पूंजी लेके आते हैं, बिल्कुल मामूली, बहुत थोड़ी, ना के बराबर, और बाकी सारी पूंजी वो व्यापार के लिए भारत से ही इकट्ठी करते हैं। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के बारे में चर्चा होती है, उनमें सबसे बड़ी विदेशी कंपनी इस समय जो है उसका नाम है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड।
नाम से इसको ऐसा लगता है कि जैसे ये हिंदुस्तानी कंपनी है, वास्तव में ये विदेशी कंपनी है। इसका असली नाम है यूनिलीवर और ये ब्रिटेन और हॉलैंड के संयुक्त उपक्रम की कंपनी है। माने कुछ ब्रिटिश लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है और कुछ हॉलैंड वासियों का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो ये हिंदुस्तान लीवर नाम की कंपनी भारत में जब सबसे पहले व्यापार करने आई सन 1933 में, तो इस कंपनी ने पूंजी कितनी लगाई? इस कंपनी ने मात्र 15 लाख रुपए की पूंजी निवेश किया। उसी साल व्यापार के शुरू होने के 6-8 महीने के बाद इन्होंने थोड़ा सा और पैसा लाकर उसमें डाला, तो कुल मिलाकर पहले साल में इनका जो पूंजी निवेश हुआ वो 33 लाख रुपए का हुआ। अब ऐसा मान लीजिए कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने भारत देश में 33 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया, धंधा शुरू किया, आज से लगभग 70-75 साल पहले। अब ये कंपनी जो भारत से मुनाफा कमा रही है एक साल में, वो है 14,740 करोड़ रुपए। ये इनका आधिकारिक है जो उनकी बैलेंस शीट में वो दिखाते हैं। 33 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया लगभग 70-75 साल पहले, फिर उसमें से मुनाफा कमाया, मुनाफे को भारत में लगाया, फिर और मुनाफा कमाया, फिर और लगाया, फिर पैसे बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते इनका मुनाफा बढ़ता गया और वो बढ़ते बढ़ते आज हिंदुस्तान में इनका कुल मुनाफा हो गया 14,740 करोड़ रुपए, जिसमें से ये एक साल का है, जिसमें से ये बताते हैं कि लगभग 217 करोड़ रुपए शुद्ध रूप से विदेश लेके चले जाते हैं। अब आप इसको ऐसे तुलना कर लीजिए कि 33 लाख रुपए लगाकर हर साल 217 करोड़ रुपए यहां से ले जा रहे हैं, हर साल लेके जा रहे हैं। तो आप समझ लीजिए विदेशी कंपनी भारत में पूंजी लेकर नहीं आती है, यहां से पूंजी ले जाने के लिए आती है। और एक कंपनी का उदाहरण देता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी है हमारे देश में जो सीधे व्यापार करती है, कोलगेट पामोलिव। वो अमेरिका की कंपनी है। ये हिंदुस्तान लीवर थी ब्रिटेन की और हॉलैंड की, कोलगेट पामोलिव है अमेरिका की। तो कोलगेट पामोलिव ने हिंदुस्तान में जब व्यापार शुरू किया, उसका व्यापार भी लगभग आज से 65-70 साल पहले शुरू हुआ। तो उन्होंने भारत में जो रुपया लगाया था वो करीब करीब 13 लाख रुपए चुकता पूंजी, शुरुआती पूंजी, व्यापार शुरू करने के लिए सिर्फ 13 लाख रुपए लगाया कोलगेट पामोलिव ने। और आज कोलगेट पामोलिव हिंदुस्तान में से जो नेट प्रॉफिट कमा रही है और एक साल में वो यहाँ से अमेरिका लेकर जा रही है, वो 231 करोड़ रुपए है। एक तीसरी कंपनी का नाम बताता हूँ, उसका नाम है नोवार्टिस। ये भारत में आई तो इन्होंने जो पूंजी निवेश भारत में किया वो करीब करीब 15 लाख रुपए के आसपास का इनका पूंजी निवेश है, इनिशियल पेड अप कैपिटल। और आज हिंदुस्तान में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट जो ये कमाकर अपने देश में ले जा रही है वो 94 करोड़ 46 लाख रुपए है हर साल का। एक और कंपनी का नाम बताता हूँ, हॉलैंड की एक कंपनी है, उसका नाम है फिलिप्स। ये टेलीविज़न बेचती है, बल्ब बेचती है, ट्यूब बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान बेचती है। इस कंपनी ने भारत में जब व्यापार शुरू किया था तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए की इसने पूंजी लगाई थी। अब इस कंपनी का एक साल का जो नेट प्रॉफिट है जिसको ये कंपनी लूट कर हॉलैंड ले जा रही है वो 190 करोड़ रुपए है। फिर इसी तरह से और एक कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी है, जिसका नाम है ग्लैक्सको, दवा बेचती है, दवा के क्षेत्र की ये बड़ी कंपनी मानी जाती है। इनका जो पेड अप कैपिटल है करीब 8 करोड़ 40 लाख रुपए से इन्होंने व्यापार शुरू किया इस हिंदुस्तान में। और आज ये कंपनी हर साल जो नेट प्रॉफिट कमा के ले जाती है वो 537 करोड़ 66 लाख रुपए, एक साल में 537 करोड़। इसी तरह से नेस्ले एक कंपनी है। इसी तरह से हिंदुस्तान में 5000 से ज़्यादा कंपनियां हैं। थोड़ी थोड़ी पूंजी लाकर, थोड़े थोड़े पैसे लाकर 10, 20, 50 लाख रुपए के, और वो करोड़ों करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़ रुपए, हज़ारों करोड़ रुपए यहाँ से ले जा रहे हैं। तो वास्तविकता ये है कि पूंजी विदेशों से भारत में नहीं आ रही है, भारत की पूंजी विदेशों में जा रही है। और यही कारण है कि जैसे जैसे विदेशी कंपनियां भारत में बढ़ रही हैं
में भारत की गरीबी बढ़ती चली जा रही है। मैं आपको गरीबी के साथ इसको जोड़ के बताता हूं। अगर आप एक मिनट के लिए ये मान लीजिए भारत सरकार का तर्क कि विदेशी कंपनियों के आने से पूंजी आती है, अगर हमारे देश में पूंजी बढ़ती है तो गरीबी कम होनी चाहिए, स्वाभाविक रूप है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब इस देश में एक विदेशी कंपनी को हमने भगाया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया। लेकिन 2 साल के बाद इस देश की सरकार ने 126 विदेशी कंपनियों को बुला लिया, 2 ही साल के बाद। अब उन 126 कंपनियों के आने के समय इस देश में गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़। सरकार के आंकड़े, सरकार कहती थी कि 1947-48 में गरीबों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ के आसपास है। तो 4.5 करोड़ की गरीबों की संख्या थी जब 126 विदेशी कंपनियां भारत में आईं। अब हमारे देश में विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 5000 हो गई। आज़ादी के दूसरे ही साल में 126 कंपनियां, अब आज़ादी के 62-63 साल के बाद 5000 विदेशी कंपनियां। तो 126 कंपनियां जितनी पूंजी लाईं, 5000 कंपनियां उससे ज़्यादा ही लाएंगी, तो इसका माने पूंजी और बढ़ जाएगी तो गरीबी कम हो जाएगी। लेकिन भारत सरकार के ही आंकड़े हैं कि इस समय गरीबों की संख्या हमारे देश में है 84 करोड़। आज़ादी आई थी तो गरीबों की संख्या थी लगभग 4.5 करोड़। अब आज़ादी के 62 साल के बाद गरीबों की संख्या हो गई 84 करोड़। इसका माने गरीबों की संख्या में 21 गुना वृद्धि हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि हिंदुस्तान की लूट में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई होगी, इसलिए गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई है। क्योंकि 5000 कंपनियों ने लूटा है इस देश को। पहले लूटती थी एक कंपनी ईस्ट इंडिया, तब हम गरीब हुए दुनिया में। अब लूटने वाली 5000 कंपनियां हैं तो गरीबी बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली। इसलिए हर साल इस देश में गरीबी बढ़ती है क्योंकि पूंजी यहाँ से लूट कर विदेशों में जाती है, यहाँ पूंजी विदेशों से आती नहीं।